जाते हैं और फिर इसे उसी तरह इस्तेमाल में लाया जाता है। तो यहीं पे हम आपसे पूछना चाहते हैं कि कैसे होती है रिसाइकलिंग, कहाँ जाता है ये रिसाइकल होने, क्योंकि इन कचरों को फिर से सामान बनाना काफी मुश्किल काम है। तो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में यही बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर दुनिया भर का ये कचरा कुछ सालों पहले तक रिसाइकिल होने कहाँ जाता था, और बताएंगे कैसे ये $100 बिलियन की रिसाइकलिंग इंडस्ट्री बर्बाद हो गई। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, क्या आपको इस बात का अंतर पता है कि हम कौन सा कचरा यूं ही फेंक देते हैं और कौन सा रिसाइकिल करते हैं? अगर आपको पता है तो शायद आप ये कहेंगे रिसाइकलिंग इस बात पर डिपेंड करती है कि उस कचरे का मटेरियल क्या है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। रिसाइकलिंग सिर्फ पैसे पर डिपेंड करती है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस प्रोडक्ट को रिसाइकिल करने में ज्यादा पैसे का फायदा होता है, सिर्फ उसे इस कैटेगरी में रखते हैं और उन्हीं के पीछे ये 3 तीर वाला हरा निशान बनाकर ये दिखा देते हैं कि आप चिंता नहीं, कचरा कीजिए, क्योंकि हम इन्हें फिर से कचरा करने के लायक बना देंगे। लेकिन सवाल यही है कि इसे लायक बनाएगा कौन? अब जूस और कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनी कचरा इकट्ठा करने तो नहीं बैठेगी। अब सवाल उठता है कि इस कचरे को कौन खरीदेगा और कौन इसे फिर से प्रोडक्ट की शक्ल देगा। यही वो सवाल था जो दुनिया भर के देश एक दूसरे से पूछ रहे हैं। ये समझने के लिए कि इस रिसाइकलिंग प्रोसेस को लेकर दुनिया अभी कहाँ है, जरूरी है हम पहले ये जाने कि आज से 15 साल पहले ये रिसाइकलिंग की दुनिया कैसी थी। पश्चिमी देशों में रिसाइकलिंग सन 2000 के समय देखने को मिली, जब वहां के लोग कचरे को अलग अलग डस्टबिन में रखने लगे और ये मार्क कर दिया गया कि किस डिब्बे में वो कचरा जाएगा जो रिसाइकिल हो सकेगा। सारे टीवी ऐड और बाकी विज्ञापनों में भी ऐसा दिखाया जाने लगा कि एक कागज के टुकड़े को यूं ही फेंक देना अपराध के समान है। इसके बाद इकट्ठा किए गए सारे कचरे को मटेरियल रिकवरी फैसिलिटीज में या MRF में इकट्ठा कर लेते हैं, जहां फिर इसे अलग अलग कर लिया जाता है। इसके बाद इन कचरों का बंडल बनाकर उसे बायर्स को बेचने के लिए पूरी दुनिया में भेजा जाता है। अब यही आता है दुनिया का वो सबसे बड़ा कचरा खरीदार देश, जिसे कचरे में से लाखों करोड़ों डॉलर्स नजर आने लगे थे। जी हाँ दोस्तों, वो देश चाइना था, जो इस कचरे को पूरी दुनिया से खरीद कर उन्हें रिसाइकिल करके अपनी मैन्युफैक्चरिंग बेस को मजबूत करने के साथ साथ बढ़ाना भी चाहता था। और हुआ भी ऐसा ही, क्योंकि बहुत तेजी और कम समय में ही चाइना का देखा हुआ सपना पूरा हो गया और चाइना उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी बन गया। इसी के साथ चाइना ने 2001 में विश्व व्यापार संगठन में भी कदम रख दिया, जिसके बाद चीन पूरी दुनिया में अपने सामानों का निर्यात करता और जिस कंटेनर में भरकर वो सामान भेजता था, उसी कंटेनर में उस देश से कचरा भरकर मंगवा लेता था। इस तरह से चाइना ने पूरी दुनिया की वो चिंता खत्म कर दी कि हम ये कचरा रिसाइकिल करने के लिए कहाँ भेजें। दुनिया भी इसी काम के लिए चाइना को सबसे पहले देखने लगी, क्योंकि चाइना इस काम के लिए बहुत कम पैसे लेता था और काम में समय भी कम लगता था, क्योंकि ये सब आपको पता है कि चाइना में लेबर पावर कितना ज्यादा है। अब अगर कोई काम कम समय और कम पैसे में ही हो जाए तो शायद ही कोई हो जिसे इस बात से दिक्कत होगी। यही कारण था कि पश्चिमी देशों ने कभी भी रिसाइकलिंग के लिए कोई बड़ी इंडस्ट्री अपने यहाँ नहीं बनाई। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि सिर्फ प्लास्टिक की अगर रिसाइकलिंग की बात करें तो चाइना एक वक्त तक पूरी दुनिया का करीब 70% प्लास्टिक अपने यहाँ रिसाइकिल करने के लिए मंगाता था। एक दूसरे फैक्ट पर नजर डालें तो 2016 में अमेरिका ने अकेले ही 7 मिलियन टन कचरा चाइना में रिसाइकिल होने के लिए भेजा था। लेकिन उसी साल एक चाइनीज फिल्म डायरेक्टर ने प्लास्टिक चाइना नाम की एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की, जिसमें एक छोटी सी बच्ची को दिखाया गया था जो प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट में रहती थी। इस डॉक्यूमेंट्री में चाइना की इस रिसाइकलिंग इंडस्ट्री का असली और डरावना चेहरा लोगों के सामने लाकर रख दिया। इस डॉक्यूमेंट्री ने पूरी दुनिया में काफी नाम और शाबाशी कमाई, जिस वजह से इसे जल्द ही चाइनीज इंटरनेट पर बैन कर दिया गया। फिल्म तो बैन हो गई, लेकिन उसे जिस काम के लिए बनाया गया था वो पूरा हो गया। लोगों तक सच्चाई आने के बाद चाइना की पीपल्स पार्टी की इमेज खराब होने लगी और भारी विरोध को देखते हुए प्रधानमंत्री शी जिनपिंग ने इस तरह की रिसाइकलिंग के खिलाफ कड़े कदम उठाने का फैसला किया। इसी कारण चाइना ने सितंबर 2017 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में इस बात की घोषणा की कि अब से वो पूरी दुनिया से आने वाले 4 मुख्य तरह के रिसाइकिल प्रोडक्ट को रिसाइकिल नहीं करेंगे, जिसमें कॉटन, वुड, प्लास्टिक और कागज शामिल था। चाइना ने इसे ऑपरेशन नेशनल स्वॉर्ड का नाम दिया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था अपने देश में ऐसे रिसाइकलिंग प्रोसेस को बल देने का जो पूरी सिक्योरिटी के साथ सिर्फ चाइना के प्रोडक्ट को रिसाइकिल करे, जिससे कि उनका वातावरण और वहां के लोग सुरक्षित रहें।
ये फैसला इतना इंस्टेंट था कि बाकी देशों के होश उड़ गए, क्योंकि जिस कचरे को वो चाइना को $300 प्रति टन में बेचते थे, उसकी कीमत चाइना के हाथ खींच लेने के बाद